पार्ट 1 में हमने कई सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और 3 स्टेप्स कौन कौन से, सेल लाइसिस, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये 4th स्टेप, दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्लास्मिड। इसमें मैं आपको हर चीज इत्मीनान से डिटेल में समझाऊंगा, प्लास्मिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हम किस तरीके से उसको चूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग प्लास्मिड वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज प्लास्मिड। तो अगर प्लास्मिड की एक बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो वो होती है, प्लास्मिड्स आर सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए दैट लीड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द बैक्टीरियल सेल। अब यहां पर आपको एक बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसमें 2 तरीके के डीएनए होते हैं, या बोल सकते हो 2 तरीके के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो पहला जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आपका क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, जो कि आप यहां पर ये देख रहे हो रेड कलर में। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्लास्मिड डीएनए। ओके, तो प्लास्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोला जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, तो हम यहां पर प्लास्मिड की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, मतलब उसके बिना बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकता। तो जितने भी असेंशियल जीन्स होते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए होते हैं, जो उसके लाइफ साइकिल के लिए होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर। तो प्लास्मिड डीएनए में किस टाइप के जीन्स होते हैं? प्लास्मिड डीएनए में मेनली वो जीन्स होते हैं जो उसको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन या एक्स्ट्रा लेयर ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इस प्लास्मिड डीएनए में आपका बैक्टीरिया के पास होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दूसरा वायरुलेंस जीन, जिससे ये दूसरे बैक्टीरिया में या ह्यूमन में या एनिमल्स में डिसीज कॉज कर सकते हो। या होगा आपका हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन। ओके, या होगा कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम्स को इनकोड करने वाला जीन होगा, मेटाबॉलिक एंजाइम एनकोडिंग जीन्स। ओके, या कॉन्जुगेशन जीन, कॉन्जुगेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो आपको समझ में आएगा। ओके, या टॉक्सिन से रिलेटेड जीन होंगे। तो आप देखो कि ये जो भी जीन्स हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं प्लास्मिड्स में। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जीन एक ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। किसी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, किसी बैक्टीरिया में वायरुलेंस जीन होगा, किसी में हैवी मेटल का जीन होगा, किसी में मेटाबॉलिक एंजाइम को एनकोड करने वाला जीन होगा, किसी में कॉन्जुगेशन जीन को एनकोड करने वाला होगा, किसी में टॉक्सिन को एनकोड करने वाला होगा। तो इनके बेसिस पे भी आप बैक्टीरिया को या प्लास्मिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, जो प्लास्मिड डीएनए होता है उसके पास वो जीन होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए असेंशियल नहीं होते, बट वो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब हम थोड़ा प्लास्मिड की खासियत की बात करते हैं कि प्लास्मिड का फीचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया दिया कि स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। प्लास्मिड चाहे कितना भी उसका साइज बड़ा हो, हमेशा क्रोमोसोमल डीएनए से उसका साइज कम ही होगा। ठीक है, इसलिए इसको कंपेयर टू क्रोमोसोमल डीएनए स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑल द प्रोकैरियोट्स। ये जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मेनली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसमें भी होता है। तो ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्मिड्स। ओके, अब इसका जो साइज रेंज है, रेंज जो होती है इसकी 1 kb से लेकर 200 kb यानी किलो बेस पेयर्स तक होती है। 4th है मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। यहां पर जरा इसका स्ट्रक्चर समझो ध्यान से। डबल स्ट्रैंडेड आपको पता ही है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। तो ये सर्कुलर डीएनए होगा, कोवेलेंटली क्लोज होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो डबल स्ट्रैंडेड आपको पता है किस तरीके से होता है, बट यहाँ पे कोवेलेंटली क्लोज्ड और सर्कुलर है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से आपका ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो ये आपका प्लास्मिड का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। इसको शॉर्ट में सीसीसी भी बोलते हैं, सीसीसी डीएनए, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है, यानी रेप्लिकोन। मतलब कि क्रोमोसोमल डीएनए पे ये डिपेंड नहीं होता रेप्लिकेशन के लिए। तो एक प्लास्मिड 1 से 2 में और 2 से 4 में अपने आप
रेप्लिकेट कर सकता है बिना क्रोमोसोमल डीएनए के हेल्प के। तो क्रोमोसोमल डीएनए अपने आप रेप्लिकेशन करेगा और प्लाज्मिड डीएनए अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करेगा। ओके, तो इसके पास खुद का रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है, इसको रेप्लिकोन बोलते हैं। ओके, और इट कैरीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जीन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। बट इसके अलावा भी कई डिफरेंट टाइप के जीन्स प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो बहुत डिफरेंट काइंड के प्लाज्मिड्स होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट और मेन प्लाज्मिड के क्लासिफिकेशन है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। जिसमें से एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिसको एफ प्लाज्मिड भी बोलते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, जिसको आर प्लाज्मिड्स बोलते हैं। एक होता है कोल प्लाज्मिड, फिर डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड एंड वेरुलेंस प्लाज्मिड। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्टिलिटी और एफ प्लाज्मिड्स की। तो इन प्लाज्मिड्स के पास एक ट्रा जीन होता है, ट्रा जीन, एंड हैव नो कैरेक्टरिस्टिक्स बियॉन्ड द एबिलिटी टू प्रमोट कॉन्जुगल ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स। ए वेल नोन एग्जांपल इज एफ प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। तो इनको एफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। फर्टिलिटी का मतलब आपको पता है कि ये फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एक बैक्टीरिया एक पाइलस बनाकर अपना जो डीएनए है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, ये अपने से दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है। तो मतलब एक तरीके से दूसरे बैक्टीरिया को भी फर्टाइल बना रहा है एक तरीके से, जिसके पास ये अपना प्लाज्मिड भेज रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, एक पाइलस के थ्रू। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, तो ट्राजीन के बेसिस पे हमेशा याद रखना दो डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्राजीन। एक को बोलते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स एंड अनदर वन इज नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। तो जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं, दे प्रमोट सेक्सुअल कॉन्जुगेशन बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स। इस तरीके का प्रोसेस होता है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स में। बट नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कोई भी कॉन्जुगेशन टाइप का प्रोसेस नहीं करता, एंड दे कैन नॉट ट्रांसफर their plasmid, cannot transfer their plasmids because they do not have tra जीन। तो बेसिकली ट्राजीन के बेसिस पे दो टाइप के प्लाज्मिड, जिसके पास ट्राजीन होगा तो वो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होंगे, जिसके पास ट्राजीन नहीं होगा वो नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स होंगे। ओके, यहां पर अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो कॉन्जुगेशन फैसिलिटेट्स द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरिया व्हिच प्रमोट्स एंड स्प्रेड बेनिफिशियल ट्रेट्स सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लाज्मिड में एडिशनल फीचर्स होते हैं बैक्टीरिया के पास, तो कॉन्जुगेशन की हेल्प से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में इस टाइप के ट्रेट्स ट्रांसफर कर देता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, हैवी मेटल रेजिस्टेंस, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन, इस तरीके की चीजें। तो इसमें कॉन्जुगेशन काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस और आर प्लाज्मिड्स। इसको रेजिस्टेंस प्लाज्मिड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है RP4, याद रखना। ये कॉमनली पाया जाता है स्यूडोमोनास में, बट इट कैन आल्सो बी फाउंड इन अदर बैक्टीरिया, बट ये वेल कैरेक्टराइज्ड बैक्टीरिया स्यूडोमोनास जिसमें ये होता ही होता है। ओके, तो यहां पर आप देखो कि ये जो RP4 प्लाज्मिड में इसमें दो से तीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन है। तो अब इन रेजिस्टेंस जीन का काम क्या होता है, अगर किसी बैक्टीरिया के पास किसी एंटीबायोटिक को रजिस्ट करने वाला जीन है तो वो उस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में ग्रो कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, जैसे कि ये देखो, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है या पर्पल या वायलेट कलर में आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, उसके पास RP4 प्लाज्मिड है, लेकिन जो येलो कलर है उसके पास RP4 प्लाज्मिड नहीं है। तो मतलब जितने भी ये वायलेट वाले बैक्टीरिया हैं वो सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी कर रहे हैं अपने प्लाज्मिड में। दे ऑल आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, मतलब दे कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ इधर एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, क्योंकि ये तीनों ही रेजिस्टेंस जीन इन प्लाज्मिड्स के अंदर है। तो अब इस बैक्टीरिया को, वायलेट वाले को, आप किसी भी इन तीनों में से किसी भी एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में ग्रो करोगे तो ये करेंगे, चाहे वो कोई भी हो इन तीनों में से, कैनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। बट ये जो येलो वाले हैं, ये देखो इनके पास
सेल विदाउट प्लास्मिड्स, इनके पास प्लास्मिड नहीं है, तो प्लास्मिड नहीं है तो मतलब इन तीनों में से कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाले बैक्टीरिया दे कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को दो अलग अलग टाइप के मीडिया में डाला गया। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है नॉर्मल ग्रोथ मीडिया विद नो एंटीबायोटिक, यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे इजीली। बट इस तरफ देखो, आपको एक ही टाइप के बैक्टीरिया दिखाई दे रहे होंगे, ओनली वायलेट। क्यों? क्योंकि इस ग्रोथ मीडिया में देखो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला गया था। तो अब यहाँ पे वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ओके, ओनली सेल्स कंटेनिंग RP4 कैन ग्रो। सिंपल ये याद रखना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का काम क्या होता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि इसको एज ए सेलेक्टेबल मार्कर भी यूज किया जाता है। सेलेक्टेबल मार्कर क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे कि आपको कोई जीन क्लोन करना है, तो आपने क्या किया, उस बैक्टीरिया में मतलब जिस प्लाज्मिड में अपना जीन क्लोन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल उसमें आपने एक कोई ना कोई रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल कैनामाइसिन, ये आपका जीन हो गया। अब ये जिस भी बैक्टीरिया में है, ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि जब आप क्लोनिंग करते हो, मैं आपको वो चीज आगे समझाऊंगा, जब आप क्लोनिंग करते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया एक ही पॉपुलेशन में हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक बैक्टीरिया के अंदर आपका जो क्लोनिंग वाला जीन है वो गया हो, जो प्लाज्मिड है वो गया हो। ठीक है, तो किसी बैक्टीरिया के अंदर आपका प्लाज्मिड जाएगा, किसी के अंदर नहीं जाएगा। तो जिसके अंदर जाएगा उसमें वो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगा, जो भी आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड में रखा होगा। तो फर्दर आप उसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर सकते हो बाय ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। इस चीज के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो वहां पे और आसानी से आपको समझ में आएगी चीज। नेक्स्ट है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड के पास एक जीन होता है कोलिसिन एनकोड करने वाला। ये एक तरीके का टॉक्सिन होता है, और जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होता है वो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। प्रोटीन्स दैट किल अदर बैक्टीरिया। एन एग्जांपल ऑफ कोल E1 ऑफ इकोलाई। इकोलाई में भी कुछ इकोलाई ऐसे होते हैं जिनके पास ये कोल E1 प्लाज्मिड होता है। मतलब इकोलाई क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं। कुछ इकोलाई टॉक्सिक भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। और हमारे स्टमक में भी इकोलाई पाया जाता है। बहुत ही मोस्टली कॉमनली फाउंड बैक्टीरिया है ये इकोलाई, सीरिचा कोलाई। और बायोलॉजिकल फील्ड में इकोलाई आपको पता है कि हर एक लैब में इकोलाई आपको मिलेगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो इससे ज्यादा कोई बैक्टीरिया यूज किया ही नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इन प्लाज्मिड्स के ये जो प्लाज्मिड्स है, दीज प्लाज्मिड्स बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैक्टीरियोसिन्स। ये चीज याद रखना, कोल प्लाज्मिड बैक्टीरियोसिन फैमिली को बिलोंग करते हैं। कभी कभी एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है। इस प्लाज्मिड की जो खासियत है ना, दे आर हाई कॉपी नंबर। हाई कॉपी नंबर में आपको आगे समझाऊंगा। अभी बेसिकली इतना समझो कि मतलब जिनकी कॉपीज बहुत सारी होती है बैक्टीरिया में, 50-60 कॉपीज होती है मिनिमम। तो जिनकी कॉपी नंबर ज्यादा होती है वो ज्यादा फेवरेबल होते हैं क्लोनिंग के लिए। वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ज्यादा फेवरेबल होते हैं। ये कॉपी नंबर याद रखना, अभी आने वाला है ये। ठीक है, सर्व एज बेसिस फॉर पॉपुलर क्लोनिंग वेक्टर पक एंड PBr322। ये दोनों जो प्लाज्मिड है, PBr322 इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्लाज्मिड इन द फील्ड ऑफ RDT जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इस प्लाज्मिड के बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कोल प्लाज्मिड है, ये इसी का बैकबोन, मतलब ये बेसिस है इन दोनों प्लाज्मिड का। ये दोनों प्लाज्मिड जो है ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, और कोल प्लाज्मिड को यूज करके ही ये दोनों आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्लाज्मिड्स की बात हम आगे भी करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। Degradative plasmid allow the host bacterium to metabolize aromatic molecules such as toluene, xylene and salicylic acid। याद रखना, अगर कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो अगर ऐसा आपसे ऑप्शन में पूछा है कि द बैक्टीरिया विच हैव डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। इसका जो एक पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है टॉल प्लाज्मिड, TOL, टॉल प्लाज्मिड ऑफ सुडोमोनास प्यूटिडा। ठीक है, तो सुडोमोनास प्यूटिडा में ये प्लाज्मिड मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और हमारे यहाँ पे लास्ट प्लाज्मिड है क्लासिफिकेशन में, वरुलेंस प्लाज्मिड। तो वरुलेंस प्लाज्मिड क्या करता है, इट कन्फर्ड पैथोजेनिसिटी ऑन द होस्ट बैक्टीरियम। ये जिस बैक्टीरिया के पास ये वरुलेंस प्लाज्मिड होता है, ये पैथोजेनिक होता है।
ठीक है। दीज इंक्लूड टीआई प्लास्मिड्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। आपको याद क्या रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन के पास कौन सा प्लास्मिड होता है, टीआई प्लास्मिड। और दूसरी चीज जो याद रखनी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये बैक्टीरिया जिसके पास ये टीआई प्लास्मिड होता है और बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, ये प्लांट्स में स्पेशली डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है। ओके, बट इस पर्टिकुलर प्लास्मिड को, टीआई प्लास्मिड को यूज किया जाता है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हमेशा याद रखना। ओके, टू क्रिएट ट्रांसजेनिक प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो ये है आपका टीआई प्लास्मिड। ओके, अभी प्लास्मिड को ना, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉपी नंबर के बारे में बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको डिटेल में समझते हैं कि कॉपी नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो बेस्ड ऑन द कॉपी नंबर देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्मिड्स, वन इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट प्लास्मिड, अनदर वन इज कॉल्ड रिलैक्स्ड प्लास्मिड। ओके, तो कॉपी नंबर क्या है, कॉपी नंबर रेफर्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या बोल सकते हो नंबर ऑफ प्लास्मिड्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्लास्मिड दैट आर नॉर्मली फाउंड इन अ सिंगल बैक्टीरियल सेल्स। एक बैक्टीरियल सेल में कितने नंबर ऑफ प्लास्मिड्स हैं वो उसकी कॉपी नंबर है। अगर ज्यादा कॉपी नंबर होगा मतलब ज्यादा होगा, 50-60, मोर देन 50-60 मतलब हाई कॉपी नंबर वाला प्लास्मिड है। और अगर सिर्फ एक दो ही प्लास्मिड्स होंगे किसी बैक्टीरियल सेल में, इसका मतलब उस प्लास्मिड की लो कॉपी नंबर है। यहाँ पर देखो, द फैक्टर दैट कंट्रोल कॉपी नंबर आर नॉट वेल अंडरस्टूड। किसकी वजह से ये कॉपी नंबर कंट्रोल होता है वो अभी तक पता नहीं चल पाया, बट कॉपी नंबर के बेसिस पे दो तरीके के प्लास्मिड्स होते हैं, ये हमें पता है। एक को बोलते हैं रिलैक्स्ड प्लास्मिड, दूसरे को बोलते हैं स्ट्रिंजेंट प्लास्मिड्स। ठीक है, तो याद रखना जो रिलैक्स प्लास्मिड होते हैं वो मल्टीपल कॉपीज पर सेल होते हैं, मोर देन 50 कॉपीज पर सेल, मतलब एक बैक्टीरियल सेल में 50 या 50 से ज्यादा प्लास्मिड्स होते हैं, और उन प्लास्मिड्स को बोलते हैं रिलैक्स प्लास्मिड। ओके, और जो स्ट्रिंजेंट प्लास्मिड होता है इनका जो कॉपी नंबर होता है ये 1 से 2 कॉपीज में ही होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर बस। ठीक है, तो लिमिटेड नंबर में होता है, इसलिए इसको स्ट्रिंजेंट प्लास्मिड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो क्या है कि जो बैक्टीरिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ना क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोमल डीएनए है और ये है प्लास्मिड। ओके, तो जो रिलैक्स प्लास्मिड है दे रेप्लिकेट, हमेशा ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब इनको क्रोमोसोमल डीएनए की हेल्प नहीं चाहिए होती है खुद के रेप्लिकेशन के लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिलैक्स प्लास्मिड। दे आर रिलैक्स्ड, दे डोंट नीड एनीवन, दे डोंट नीड एनी अदर सोर्स फॉर देयर रेप्लिकेशन, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। बट स्ट्रिंजेंट प्लास्मिड्स को इसीलिए स्ट्रिंजेंट बोलते हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन क्रोमोसोमल डीएनए फॉर रेप्लिकेशन। ओके, राइट, तो इसीलिए भी इनकी कॉपी एक या दो ही होती है, क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए तो एक बैक्टीरियल लाइफ साइकिल में एक ही बार रेप्लिकेट होता है, तो जब वो रेप्लिकेट होगा तो उसी के साथ प्लास्मिड रेप्लिकेट होगा। ओके, तो इसलिए 1 से 2 ही कॉपीज होती है मैक्सिमम इसकी, बस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है 2 टाइप के प्लास्मिड्स और होते हैं, बेस्ड ऑन वेदर दे कैन इंटीग्रेट इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए और नॉट। ठीक है, तो उनको आप बोलते हो इंटीग्रेटिव प्लास्मिड्स और नॉन इंटीग्रेटिव प्लास्मिड्स। ओके, यहां पर आप देखो ये जो ए फिगर है ये नॉन इंटीग्रेटिव का एग्जांपल है। जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल को देखो, इसमें ये तो हो गया प्लास्मिड डीएनए और ये हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम, राइट, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब जब ये सेल डिवाइड करी, देखो यहाँ पे ध्यान से 2 में हो गई, 1 से 2 में डिवाइड हो गई, बट ये जो प्लास्मिड से ये अलग ही रहे, यहां पर आप देख सकते हो, दे डिड नॉट इंटीग्रेट इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन इंटीग्रेटिव प्लास्मिड। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर रेप्लिकेशन के बाद बैक्टीरिया जब डिवाइड होता है 1 से 2 में, या ड्यूरिंग द डिवीजन या बिफोर द डिवीजन एट एनी स्टेप, ये प्लास्मिड अगर इस क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट कर जाए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो क्रोमोसोम कैरिंग इंटीग्रेटेड प्लास्मिड, तो इस टाइप के प्लास्मिड को बोलते हैं इंटीग्रेटिव प्लास्मिड। ओके, बट ये हमेशा के लिए इंटीग्रेट नहीं हो जाते, ये आगे चलकर किसी भी स्टेज पर क्रोमोसोमल डीएनए से वापस डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं, वापस निकल सकते हैं, ये चीज याद रखना। ओके,
तो ऐसे प्लाज्मिड्स को, तो ये जो इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड है इनका दूसरा नाम होता है एपिजोम्स। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है एपिजोम। ओके, चलिए, तो आपको प्लाज्मिड के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गई चीजें। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड जो नेचुरली मिलते हैं बैक्टीरिया में उनके नाम बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो PSC101, कोल E1, RSF2124। ओके, तो यहाँ पर देखो इनका साइज 9.2 kb, 6.6 kb, 10.9 kb, ये साइज याद रखना, आगे चल के इसको रिलेट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड का PSC101 के बाद देखो आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, कोल E1 के पास कोलिसिन E1 सिंथेस जीन है, RSA के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और ये इनके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात हम आगे लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कुछ और प्लाज्मिड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स, PUC8, कोल E1, RP4, F प्लाज्मिड, टॉल प्लाज्मिड, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मिड्स। और इनका यहाँ पर आप अगर साइज देखोगे तो देखो बस एक ये PUC8 जो है ये काफी छोटा है, 2 kb का है, बाकी देखो 6 kb, 54 kb, 95 kb, 117 kb, 213 kb, तो साइज बढ़ता जा रहा है। ओके, तो अब यहां पर देखो कि जब हम अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डायरेक्टली इन प्लाज्मिड्स को क्यों नहीं यूज करते, नहीं करते हम, ये चीज याद रखना, हम डायरेक्टली इन नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स को यूज नहीं करते। शुरू शुरू में लोगों ने किया था, बट इनमें कुछ कमियां नजर आने लगी, जिसकी वजह से इन्होंने नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स को यूज करना छोड़ दिया और आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड्स बनाए। वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड क्यों बनाते हैं, इन नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड में कमियां क्या थी, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो लिमिटेशंस क्या है नेचुरल प्लाज्मिड्स की, मोस्टली दे आर स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट अब आपको समझ में आएगी कि 1 से 2 कॉपी होती है, तो जब इतना कम कॉपी नंबर है तो आप कैसे उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करोगे, कि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में RDT में मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड चाहिए होती है, कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चाहिए होती है ना, राइट, एंड दे आर नॉट रिलैक्स। एग्जांपल PSC101, तो एक तो स्ट्रिंजेंसी वाली प्रॉब्लम थी, लो कॉपी नंबर। ओके, दूसरा some plasmid has poor selection marker, for example कोल E-sin, मतलब कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे थे जिसको आप प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर आपने उसमें क्लोनिंग कर भी ली तो आप स्पेसिफिकली उसको ग्रो नहीं कर पा रहे बैक्टीरिया ग्रोथ मीडियम में। ठीक है, आप दूसरे बैक्टीरिया से जिसके अंदर क्लोनिंग नहीं है उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, उससे अलग नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक कमी थी, पुअर सिलेक्शन, सही से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्लोनिंग के बाद। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स आर टू लार्ज, उनका साइज बहुत ज्यादा है। अब ये साइज बहुत ज्यादा होगा तो इसका पता है ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक तो अगर साइज बहुत ज्यादा है तो उसको मैनिपुलेट करना इजी नहीं होता, क्योंकि मैनिपुलेशन इन द सेंस उसको रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, उसको कट करना है ना। कोई भी प्लाज्मिड आपको पता ही है, थोड़े बहुत RDT आपने पढ़ी होगी, जैसे ये प्लाज्मिड है तो इसको कट किया जाता है, कट करके लीनियर बनाया जाता है और इसमें फिर आप अपना डिजायर्ड जीन क्लोन करते हो, है ना। तो जितना छोटा प्लाज्मिड होता है ना उतना इजी टू मैनिपुलेट होता है, क्योंकि वो उसके जो ये एंड्स हैं ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में ही रहेंगे। बट अगर बहुत बड़ा प्लाज्मिड रहेगा ना और उसको आप कट करोगे तो उसके जो एंड्स हैं कट होने के बाद ये बहुत दूर चले जाते हैं और वापस लाइगेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको पता है कि क्लोनिंग के टाइम पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के टाइम पे आपको प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है मल्टीपल स्टेप्स पे। तो जितना ज्यादा बड़ा प्लाज्मिड होगा वो प्यूरिफिकेशन में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये कई सारी लिमिटेशंस थी नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड के साथ। इसीलिए क्या हुआ, टू ओवरकम दिस लिमिटेशन scientists started using artificial plasmid vectors. They first prepared artificial plasmid vectors and started using all those artificial plasmids. Here I will just take a small break to request something from you. Each lecture you see take a lot of effort, time and dedication. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊं ताकि आपको सारे के सारे concepts clearly समझ आए. So if you watch my lectures, please support Replicating Minds with at least 1 like, 1 comment and 1 share. These small gestures really matters and they tell YouTube that this particular video, this channel is really helpful for the students like you. Your little supports keep this channel growing and keeps me motivated to bring you content like this. And if you have not subscribed yet, please subscribe and press the bell icon so that you do not miss the updates. Every like, comment and share means a lot to me, and it's not just a support, it's encouragement that keeps Replicating Minds alive and growing. तो अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड एंड what are the desirable properties which should be incorporated in the artificial plasmid.
वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो एक प्लास्मिड को बेहतर प्लास्मिड बनाती है, यूजफुल प्लास्मिड बनाती है, इजी टू मैनिपुलेट प्लास्मिड बनाती है। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है साइज। साइज जो आइडियल प्लास्मिड है, आइडियल प्लास्मिड का साइज हमेशा याद रखना लेस देन 10 kb होना चाहिए, 10 किलो बेस पेयर से कम होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है कॉपी नंबर। Always, every time you choose your cloning vector, they should have high copy number, multiple copies होनी चाहिए। ओके। तीसरा है सिलेक्शन मार्कर जीन, ताकि जब आप बैक्टीरिया में प्लास्मिड ट्रांसफॉर्म करते हो, आगे बताऊंगा जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचेंगे, और उसको सेलेक्ट करते हो तो आपके पास प्रॉपर सिलेक्शन मार्कर होना चाहिए, ताकि आप स्पेसिफिकली उसी बैक्टीरिया को सेलेक्ट करो जिसके अंदर आपका वो प्लास्मिड गया, जिसके अंदर आपने अपना वो जीन डाला था। तो सिलेक्शन मार्कर होना चाहिए स्पेसिफिक, प्रॉपर। फोर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट दिस देयर विल बी नो रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। ओके, वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। ओके। नेक्स्ट इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। जो भी प्लास्मिड आप यूज करने जा रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट में, आरडीटी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ ये प्लास्मिड है तो मतलब यहाँ भी कट लगा सको, यहाँ भी लगा सको, यहाँ भी लगा सको, यहाँ भी लगा सको, यहाँ भी लगा सको, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। इन शॉर्ट, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। ओके। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंसर्शन ऑफ जीन फ्रेगमेंट, जो जीन आपका डिजायर्ड जीन है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन अगर आप क्लोन करना चाहते हो तो इंसुलिन को इसमें डालने के लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होना चाहिए, ताकि यहाँ पे कट कर सको और यहाँ पर आप अपना इंसुलिन एंजाइम सेट कर सको, इंसुलिन जीन सेट कर सको। ओके। लास्ट एंड very important is pathogenicity. The plasmid should not carry any pathogenic gene. Okay, अगर ये पैथोजेनिक होगा तो जिसमें भी वो प्लास्मिड जाएगा या तो उस बैक्टीरिया को मार डालेगा, या वो उस आगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो पैथोजेनिसिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। These are the important and desirable properties of artificial plasmid vectors. ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आर्टिफिशियल प्लास्मिड वेक्टर है वो बनाते कैसे हैं, हाउ इट इज डिजाइंड। सो इट इज डिजाइंड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप अपने लिए जब सामान खरीदते हो तो आप एक ही कंपनी के सामान तो नहीं यूज करते। आपको जूते फॉर एग्जांपल नाइकी के अच्छे लगते हैं, शर्ट आपको मान लो या टी शर्ट लेवाइस की अच्छी लगती होगी, ठीक है, और जीन्स भी मान लो लेवाइस की अच्छी लगती होगी, वॉच आपको एप्पल की चाहिए, आईफोन क्या पता आप आईफोन आपको एप्पल का चाहिए, वॉच क्या पता आपको एप्पल की ना पसंद हो। तो आप अलग अलग जगह से बेस्ट पॉसिबल आइटम अपने लिए खरीदते हो ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। जिस चीज के साथ आप कंपैटिबल हो, आप आईफोन के साथ कंपैटिबल हो तो आप फोन आईफोन यूज करोगे, आप कंफर्टेबल लेवाइस की जीन्स के साथ हो तो आप लेवाइस की जीन्स खरीदोगे, जूतों में आप नाइकी के साथ कंफर्टेबल हो तो नाइकी खरीदोगे। तो जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो आप वही चीज ऑप्ट करते हो। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे प्लास्मिड वेक्टर्स के साथ होता है। जो बेस्ट होता है पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए वो यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपका जो मॉडल सिस्टम है वो इकोलाई है। इकोलाई क्या होता है? बैक्टीरिया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ऐसे ही टेस्ट कर रहा था। तो इकोलाई है आपका बैक्टीरिया। अब मान लो कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो इकोलाई के अंदर हो रहा है। ओके, तो आपका जो प्लास्मिड है जिसको आप इस इकोलाई के अंदर डालने जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्लास्मिड का रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये प्लास्मिड इस इकोलाई के अंदर रेप्लिकेट कब करेगा? जब उसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकोन रेप्लिकेशन, जिसको रेप्लिकोन भी बोलते हैं या ओराई सी बोलते हैं, वो इकोलाई का ही होगा। तो अगर आप प्लास्मिड इकोलाई के अंदर डालना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट इकोलाई के अंदर करना चाहते हो, तो आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इकोलाई का यूज करोगे। ओके, समझ रहे हो? अब उसी तरीके से अगर आप अगर कैनामाइसिन एंटीबायोटिक को यूज करके सिलेक्शन करना चाहते हो तो फिर इस प्लास्मिड में आप यहाँ पर कैनामाइसिन जीन डाल दोगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो इकोलाई का हो ही गया। ठीक है, ऐसा। फिर आप अगर इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में अगर आपके लैब में इको R1 है और इको R1 जो है वो आपके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो आप ये
जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आप सेलेक्ट करते हो वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, बट यहाँ पे एक स्मॉल हिंट दे देता हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप वही सेलेक्ट करोगे जिसका साइट आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में ना हो। यहां पर उस कहीं पर भी आपके इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट ना हो, क्योंकि जब आप इस प्लास्मिड को कट करना चाहोगे इको R1 से और मान लो हिंड 3 से, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है, तो ये इसी साइट पर कट करेगा। बट अगर इसकी साइट आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी है तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो कहीं एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन में, तो आप अपने दिमाग खुले रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेसिस की उसका साइट आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं जब आप प्लास्मिड को डिजाइन करते हैं, किस चीज से क्या चीज उठानी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां से लेना है, कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालना है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आप डिजाइन करते हो बाय कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, राइट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको समझ में आ ही गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपको मैंने समझा ही दिया। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब वही सेलेक्टेबल मार्कर में आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हो, या कई जगह पर सिलेक्शन के लिए कुछ और भी चीजें यूज की जाती हैं, जैसे कि ESPS जीन जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप प्लांट में काम करते हो तो ESPS को एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर एंड टर्मिनेशन सीक्वेंस, ठीक है। तो प्रमोटर किस लिए जरूरत पड़ता है और टर्मिनेशन की जरूरत किस लिए पड़ती है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ओके, तो इसकी बात हम करेंगे कि कब जरूरत पड़ती है। फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट, वही रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आप स्पेसिफिक प्लास्मिड जब बनाना चाहोगे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि कौन सी चीज कहां से लेनी है आपका प्लास्मिड डिजाइन करते वक्त। बट आजकल कमर्शियली अवेलेबल बहुत सारे प्लास्मिड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। आप जाकर साइट पे देख सकते हो कि आपको किस टाइप का प्लास्मिड चाहिए, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स चाहिए। ओके, और बहुत सारी बायोटेक की कंपनीज भी हो गई, तो आप जो भी डिजायर्ड कंपोनेंट बोलोगे वो कंपनी आपको स्पेसिफिक प्लास्मिड डिजाइन करके दे देगी, ठीक है। तो मोस्टली लैब में क्लोनिंग का काम अभी बहुत ही बेसिक हो गया है, या करते ही नहीं है, वो तुरंत कंपनी को बोलते हैं और कंपनी उनको बना के दे देती है, और ये चीज बहुत सस्ती भी हो गई है, ठीक है। पहले मतलब 10-15 साल पहले हर लैब में क्लोनिंग होती ही थी, खुद से करनी पड़ती थी, जब इतनी ज्यादा बायोटेक कंपनीज नहीं थी या इतना ज्यादा क्लोनिंग बायोटेक कंपनीज नहीं करती थी। बट अब ये कमर्शियल हो गया है, तो अभी मोस्टली लैब क्लोनिंग करवा लेती है, बट अभी भी बहुत सारे लैब है जो खुद क्लोनिंग करती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जो आर्टिफिशियल प्लास्मिड वेक्टर्स हैं, ये मेनली ध्यान रखना 3 टाइप के होते हैं मेनली। एक तो होते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, दूसरे होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स, और तीसरे होते हैं शटल वेक्टर्स। तो इनकी बात हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की। ओके, तो देखो यहाँ पर इसका जो पर्पस होता है ना, सिर्फ 2 पर्पस होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। पहला रेप्लिकेशन एंड दूसरा मेंटेन ए फॉरेन DNA फ्रेगमेंट विद इन द होस्ट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये इकोलाई है, ओके, और इस इकोलाई के अंदर ये प्लास्मिड है, ओके, और इस प्लास्मिड के अंदर आपने ये अपना जीन क्लोन कर रखा है। तो क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या होगा कि ये जो है ये बस इसको एम्पलीफाई करे, ओके। और जब ये एम्पलीफाई होगा तो आपका जीन भी इसमें एम्पलीफाई होगा हर एक प्लास्मिड के साथ, ओके। एम्पलीफिकेशन मतलब रेप्लिकेशन एक पर्पस ये होता है क्लोनिंग वेक्टर का। दूसरा मेंटेन ए फॉरेन DNA। ये क्लोनिंग वेक्टर इतना स्टेबल होता है, बहुत सारे प्लास्मिड ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, वो ग्रेजुअली जब आप बार बार रेप्लिकेशन करवाओगे बैक्टीरिया का तो वो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। बट ये क्लोनिंग वेक्टर्स बहुत ही स्टेबल होते हैं, तो इसको आपके फॉरेन DNA को जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करके रखते हैं होस्ट में, ओके। और आप इसको सालों तक -80 डिग्री पे स्टोर करके रख सकते हो। तो बेसिकली बोला जाए तो क्लोनिंग वेक्टर्स मेनली क्लोनिंग के लिए और स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, ओके। ये चीज आपको और भी क्लियर होगी जब मैं आपको एक्सप्रेशन वेक्टर समझाऊंगा, तब आपको क्लोनिंग वेक्टर की अहमियत और ज्यादा पता चलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो अभी। मेन फंक्शन क्या है, जीन क्लोनिंग एंड स्टोरेज, ओके। की एलिमेंट्स मेन इसमें 3 ही एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन करवाना है, एम्पलीफिकेशन करवाना है प्लास्मिड का साथ साथ आपके जीन का। दूसरा मल्टीपल क्लोनिंग साइट,
रेस्ट्रिक्शन साइट्स इसको बोलते हैं, क्योंकि क्लोनिंग के लिए ये चाहिए ही चाहिए, और ये आपको हर तरीके के प्लास्मिड में मिलेगा, आर्टिफिशियल प्लास्मिड में, चाहे वो क्लोनिंग हो, एक्सप्रेशन वेक्टर हो या शटल वेक्टर हो। तीसरा है सिलेक्टेबल मार्कर, ताकि आप स्पेसिफिकली उस बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर पाओ जिसके अंदर ये आपका प्लास्मिड है। ओके, तो इसमें सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। याद रखना, जितना कम बोझ लेके जो इंसान चलता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में सबसे बड़े हो, आपके 4-5 छोटे भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं जिनकी एज हो गई है और आप जॉब नहीं करते, तो आप के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो आप उतनी स्टेबिलिटी फील नहीं करोगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आपके पास ज्यादा चीजें मैनेज करने को है। लेकिन वहीं आप इकलौते घर के बेटे हो और ज्यादा लाइबिलिटीज भी नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, तो कुछ मैनेज करने को है ही नहीं, तो आप ज्यादा स्टेबल रहोगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे होता है। मिनिमम चीजें होती है क्लोनिंग वेक्टर के पास, मिनिमम मैनेजमेंट होता है, इसीलिए वेरी स्टेबल होते हैं, वेरी वेरी स्टेबल। तो याद रखना, स्टेबिलिटी प्लाज्मिड के सेंस में अगर हम बात करें तो जितनी कम चीजें होंगी, जितने कम कंपोनेंट्स होंगे, उतना ही ज्यादा प्लाज्मिड स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो, इसका साइज जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल PBr322, PUC19 एंड पी ब्लू स्क्रिप्ट, ये नाम याद रखना क्लोनिंग वेक्टर्स के होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा मैं चीजें और समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जो फर्स्ट प्लास्मिड वेक्टर था जो कि एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया गया, वो इन तीनों में से कोई भी नहीं था, ये तीनों बहुत बाद में डेवलप हुए हैं। ओके, सबसे पहले जो यूज किए गए थे वो इन प्लास्मिड्स में से, जैसे PSC101, कोली1, PCR1। अगर आप गौर करोगे तो ये दोनों प्लास्मिड मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे, कोली1 एंड PSC101, एंड दे आर नेचुरली अकरिंग प्लास्मिड्स, दे आर नॉट आर्टिफिशियल प्लास्मिड्स। तो सबसे पहले जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का फील्ड डेवलप हो रहा था, अराइज हुआ था, डेवलप हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, तो उस टाइम तो आर्टिफिशियल प्लास्मिड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उस टाइम और लोगों को पता भी नहीं था कि आर्टिफिशियल प्लास्मिड बना भी सकते हैं, तो नेचुरल प्लास्मिड को ही यूज करने का ऑप्शन था। तो ये नेचुरल प्लास्मिड्स को ही उन्होंने एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करना शुरू किया, बट दे वर लिमिटेड इन देयर वर्सैटिलिटी। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो स्पेलिंग गड़बड़ है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वर्सटाइल मेनली है, वर्सटिलिटी उनकी लिमिटेड थी। ठीक है, ईदर दे रेप्लिकेटेड पुअरली, या तो उनका रेप्लिकेशन सही नहीं होता था इन नेचुरली अकरिंग प्लास्मिड्स को हम ऑलरेडी इनके लिमिटेशन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि कॉपी नंबर, मल्टीपल कॉपीज ना होना, स्ट्रिंजेंसी मतलब डिपेंड ऑन द क्रोमोसोमल डीएनए फॉर रेप्लिकेशन, लो कॉपी नंबर, लो रेट ऑफ रेप्लिकेशन, बिग इन साइज, तो ये सारी लिमिटेशंस थी। एंड नन ऑफ देम कंटेन्ड मोर देन 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ये भी एक लिमिटेशन, मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट, जिस 2 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट ना होना, तो कट आप नहीं लगा पाओगे प्रॉपर। तो आप जब कट ही नहीं लगा पाओगे तो आप क्या कहता है, आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं डाल पाओगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि दीज प्लास्मिड्स डिड नॉट हैव मोर देन 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स। इसकी लिमिटेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा क्लियर समझाता हूँ ताकि आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि मान लो ये प्लास्मिड है, ठीक है, इसके अंदर ना 2 ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, एक है EcoR1 और एक है HIND3, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। और एक और प्लास्मिड आपका, इसमें देखो यहाँ पर EcoR1, ये है HIND3, और यहाँ पर एक और एंजाइम ले लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 HIND3, मुझे अभी नाम याद नहीं रहा, मान लो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम C और D, मान लो 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स हैं इस प्लास्मिड में। तो ये क्यों ज्यादा यूजफुल नहीं होगा और ये क्यों यूजफुल होगा? क्योंकि आप मान लो कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप क्लोन करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल ये वाला, ओके, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी कहीं ना कहीं आपको इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स मिल जाएंगे मिडिल में, कभी EcoR1 का मिल जाएगा या कभी HIND3 का मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं कि सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट मिल जाएगी। वहीं पर ये चीज काम आती है। तो मान लो कि इस वाले प्लास्मिड के पास, इस वाले के पास 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, HIND3, EcoR1, C एंड D, और मान लो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास EcoR1 का भी साइट है और HIND3 का भी साइट है, मतलब यहाँ पे HIND3 कट कर देगा और यहाँ पे EcoR1 कट कर देगा। तो अब आप कहाँ पे लिमिटेड हो गए? अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लास्मिड में तो आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि अगर आपने इस प्लास्मिड में डाला यहाँ पर इसके बीच में, तो क्लोन तो मतलब लाइगेट तो हो जाएगा, लेकिन बाद में जब आप इसको वापस से क्लीव करना चाहोगे
चेक करने के लिए क्लोनिंग हुई है कि नहीं, तो ये आपके जीन ऑफ फ्रेगमेंट में भी कट कर देगा क्योंकि इसके पास भी यही सेम साइट थी। बट अब इस प्लास्मिड को यूज करने का एडवांटेज क्या है कि आप यहां पर ना तो EcoR1 एंजाइम यूज करोगे ना HindIII, आप यहां C और D पे कट लगाओगे और अपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर अटैच करवा दोगे, और कभी इन फ्यूचर नेक्स्ट स्टेप पे कभी वापस से रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने की जरूरत पड़े तो आप C और D एंजाइम को ही यूज करोगे, ना कि EcoR1 और HindIII को, और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटैक्ट और सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये फायदा। इसलिए जो ये नेचुरली अकरिंग प्लास्मिड्स थे ये वाले, इनके पास 2 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साइट नहीं थे, ये भी इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन था। इस वजह से तो कौन कौन से हो गए, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला लिमिटेशन, साइज वाला लिमिटेशन, लो कॉपी नंबर वाला लिमिटेशन, और ना प्रॉपर एप्लीकेशन ना होने का लिमिटेशन, और भी कई सारे लिमिटेशन होंगे, टॉक्सिक होंगे कुछ सारे, कुछ प्लास्मिड जैसे कोली-1। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट ने ये प्लास्मिड्स ज्यादा यूज धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगे तो इनको यूज करना बंद कर दिया। तब उन्होंने दिमाग लाया कि भाई किस तरीके से हम इस लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं, तब उन्होंने आर्टिफिशियल प्लास्मिड बनाना शुरू किया। ओके, तो अब यहां पर देखो, द फर्स्ट प्लास्मिड टू कंबाइन ऑल ऑफ देन अवेलेबल डिजायरेबल फीचर्स वाज PBr313। तो पहला आर्टिफिशियल प्लास्मिड जो बनाया वो था PBr313। इट रेप्लिकेटेड इन रिलैक्स्ड फैशन, रिलैक्स फैशन अब आपको समझ आ गया होगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। कंटेन्ड 2 सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन, बहुत सारे में एक ही होता था, अभी इवॉल्व ही हो रहा था, याद रखना। तो इसमें इन लोगों ने 2 सेलेक्टेबल मार्कर रखे, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, एंड कैरिड ए नंबर ऑफ यूजफुल रेस्ट्रिक्शन साइट्स, और भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स रखे इन दोनों के अलावा। सोचो, तो ये पहला आर्टिफिशियल प्लास्मिड था। ओके, हाउएवर, बल्कि जबकि PBr313 वाज अननेसेसरीली लार्ज। अब इसका भी ड्रॉबैक था एक, पहला तो बना दिया उन्होंने आर्टिफिशियल प्लास्मिड, बट इसमें भी कमी थी कि इसका साइज बहुत बड़ा था, लार्ज, मोर देन हाफ ऑफ इट्स DNA। इस प्लास्मिड में आधे से ज्यादा DNA जो था, इट वाज नॉट एसेंशियल फॉर इट्स रोल एज ए वेक्टर, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो? तो द फर्स्ट फेज ऑफ प्लास्मिड वेक्टर डेवलपमेंट एंडेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ PBr322। तो पहला क्लासिक सक्सेसफुल आर्टिफिशियल प्लास्मिड वेक्टर जो बना वो था आपका PBr322, जो आज तक बड़े शान से यूज हो रहा है मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में, PBr322। क्योंकि इसका साइज देखो, इसका साइज हो गया 4.3 kb, काफी छोटा। फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ दीज अननेसेसरी सीक्वेंस हैड बीन एलिमिनेटेड, क्योंकि इससे PBr313 से बहुत सारे अननेसेसरी DNA सीक्वेंस हटा दिए गए। इसकी वजह से इसका साइज छोटा हो गया। जब साइज छोटा हो गया तो इजी टू मैनिपुलेट, इजी टू प्यूरिफिकेशन, इजी टू हैंडल, इजी टू स्टोर, इजी टू क्लोन। तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्लास्मिड ये अभी तक है, और इसलिए बहुत सारे लैब्स में अभी भी यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन वेक्टर्स। एक्सप्रेशन वेक्टर पे हम आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉल बायो समझा देता हूँ। आपको आता ही है सबको, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसमें आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूकैरियोट सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो देखो ये सेल है, मान लो ये न्यूक्लियस है, मान लो। ओके, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, DNA होता है इस तरीके से। ओके, इस DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और उससे बन जाता है mRNA। दिस इज mRNA। अब ये mRNA बाहर आता है, ओके, कहां पर, साइटोसोल में, और इससे बाइंड क्या होता है यहाँ पर, राइबोसोम। दिस इज राइबोसोम। ये राइबोसोम पे बाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जब ये राइबोसोम पे बाइंड जाता है तो इसका क्या बनता है, यहाँ से प्रोटीन। ये क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो ये शॉर्ट में हमने अपनी मॉल बायो समझ ली, इसको बोलते हैं प्रोसेस को जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब मैंने आपको चीज समझाई क्यों, देखो यस, तो देखो जब यहां पर न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, रेप्लिकेशन, यानी एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। उसके रेप्लिकेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, ओरी की, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, ORIC की। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब DNA से RNA बनता है, तो कैसे होता है, आपको पता ही है कि DNA के ऊपर यहां पर एक जगह साइट होती है जिसको बोलते हैं प्रमोटर। इस पे आकर एक एंजाइम बाइंड होता है जिसको बोलते हैं RNA पॉलीमरेज सेकेंड। ओके,
ये फिर क्या करता है, ये आपका डीएनए से एमआरएनए बनाता है और यहाँ पर कहीं आकर स्टॉप कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को, जिस साइट होती है टर्मिनेटर साइट। ओके, तो इसीलिए आपके प्लाज्मिड में अगर आप सिर्फ क्लोनिंग करना चाह रहे हो, ओके, मतलब सिर्फ एम्पलीफाई करवाना चाह रहे हो अपने प्लाज्मिड को, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाना चाह रहे और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन नहीं करवाना चाह रहे, सिर्फ एम्पलीफिकेशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सिर्फ आप चाहते हो कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एक्सपोनेंशियल कर्व में आपका ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट होता रहे, तो आपको ना तो प्रमोटर की जरूरत है ना टर्मिनेटर की जरूरत है, क्योंकि आपको एमआरएनए तो बनाना नहीं है। एमआरएनए क्यों चाहिए होता है? प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, मैं अभी वापस से आपके क्लोनिंग वेक्टर पे लेके जा रहा हूं आपको। मैं आप क्योंकि एक्सप्रेशन वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब एक्सप्रेशन वेक्टर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको क्लोनिंग फिर से सुनाऊंगा। तो जब आपको सिर्फ एम्पलीफाई करवाना है तो आपको सिर्फ ओरी की जरूरत है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, ना प्रमोटर की ना टर्मिनेटर की, ठीक है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन वेक्टर की। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका जीन प्रोटीन बना दे, मतलब जीन एक्सप्रेस हो गया मतलब प्रोटीन बना दिया, है ना। तो प्रोटीन बनने तक आपका रेप्लिकेशन भी होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन भी होना चाहिए और ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। मतलब ये तीनों ही स्टेप होने चाहिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब आपको पता ही है कि रेप्लिकेशन के लिए ओरी की जरूरत है, चलो वो तो चाहिए ही चाहिए। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर की जरूरत है, मतलब प्लाज्मिड में प्रमोटर भी ऐड होने वाला है। अब ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेटर की जरूरत है, तो टर्मिनेशन साइट भी ऐड होने वाली है। अब यहां पर एक्सप्रेशन वेक्टर में हम अपना प्रोटीन भी बनाना चाहते हैं, मतलब जो जीन हमने क्लोन किया है प्लाज्मिड के अंदर, हम उसका प्रोटीन भी बनाना चाहते हैं। तो मतलब प्रोटीन बनने के लिए क्या होता है, एमआरएनए जब राइबोसोम पे बाइंड होता है तो यहाँ एमआरएनए पर एक साइट होती है जिसको बोलते हैं शाइन डलगेनो सीक्वेंस, जिसको राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। शाइन डलगेनो सीक्वेंस यानी राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो यहां पर ये होता है, इस पे राइबोसोम आके बाइंड होता है, फिर आपका प्रोटीन बनता है। तो मतलब अब आपके प्लाज्मिड में शाइन डलगेनो सीक्वेंस की भी जरूरत है, क्योंकि आप प्रोटीन भी बनाना चाहते हो। अब क्योंकि इसमें ओरी भी है, प्रमोटर भी है, टर्मिनेटर भी है, शाइन डलगेनो सीक्वेंस भी है, तो आपका जीन से प्रोटीन बन जाएगा, आपका जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, इसीलिए इसको एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं। अब आप कंपेयर करो, आपको जो क्लोनिंग वेक्टर था उसमें सिर्फ 3 चीजें थी, ओरी, सिलेक्शन मार्कर और एक और चीज थी, कौन सी थी चीज वो, ओरी, सिलेक्टेबल मार्कर और मल्टीपल क्लोनिंग साइट। बट यहां पर देखो आप, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पॉलीएडिनाइलेशन साइट भी है क्योंकि उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट मतलब टर्मिनेशन, शाइन डलगेनो सीक्वेंस मतलब राइबोसोम बाइंडिंग साइट, उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर भी है और प्रमोटर भी है। ये इंडिविजुअल क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो देखो कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सिर्फ क्लोनिंग करवाना चाहते हो और स्टोर करके रखना चाहते हो अपने जीन को, या जो जीन आप क्लोन कर रहे हो उसको एक्सप्रेस भी कराना चाहते हो। तो अगर एक्सप्रेस भी कराना चाहते हो तो आपको एक्सप्रेशन वेक्टर यूज करना है, बट अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं कराना है, सिर्फ क्लोन करके रखना है, तो आप सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर यूज करोगे। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में समझ में आया होगा। ओके, आगे चले। तो अब देखो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। So the primary purpose of cloning vector is to express मतलब transcribe and translate the inserted gene into protein. Simple. Main function क्या है? Gene expression, protein production. Simple. Key elements क्या है? आपको पता ही चल चुके हैं, मैंने आपको सब बहुत ही डिटेल में समझा दिया, फिर भी बताता हूँ। origin of replication, promoter, terminator, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, सेलेक्टेबल मार्कर वगैरह वगैरह जो भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। साइज थोड़ा सा बड़ा कंपेयर टू क्लोनिंग वेक्टर, कंपेयर टू क्लोनिंग वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर का साइज थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि भाई इसमें चीजों की ज्यादा जरूरत है। ओके, राइट। और एग्जांपल है इसके पेट जो वेक्टर है काफी यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर जो है एक्सप्रेशन वेक्टर पेट है। फिर पीजेक्स भी है, PTRC9A भी और PCMV भी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है एक्सप्रेशन वेक्टर के। आई होप आप इसको याद रखेंगे क्योंकि आपके कभी कभी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि अब हमको क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर दोनों अच्छे समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे एक लाइन से इसको रैप अप करते हैं। आप मेरे को इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, क्लोनिंग वेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा कि एक्सप्रेशन वेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप आप इसका आंसर करेक्ट देंगे इन द कमेंट बॉक्स। क्लोनिंग वेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा या एक्सप्रेशन वेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा। और
जो भी आपका आंसर है एक लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन, अगर आप ये कर सकते हो तो मतलब कि आपको समझ में चीजें आ गई है। ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, और जो अभी तक इस स्टेज तक इसने वीडियो देखी है तो ठीक है, छोटा सा टेस्ट। ओके, एंड नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ, एक्सप्रेशन वेक्टर में ना थोड़ा सा और बचा है ना। आई होप आप पेशेंटली सुन रहे होंगे इस चीज को, आप समझ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा समझने में। तो एक्सप्रेशन वेक्टर जो है ना वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रमोटर, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन वेक्टर, एक होता है इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन वेक्टर, और एक होता है टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन वेक्टर। ओके, तो यहां पर आप देखो ध्यान से कि ये इनमें डिफरेंस क्या है इनमें। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन वेक्टर होता है, मतलब ऐसा प्लास्मिड जिसमें जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होता ही रहता है एवरी टाइम, कंटिन्यूस एक्सप्रेशन ऑफ जीन विदाउट एनी इंडक्शन। उस एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हमेशा, मतलब आपने बैक्टीरिया में डाल दिया, ओके, अब वो रेप्लिकेशन करेगा, अपने आप एक्सप्रेशन करेगा। बट जो इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं, यहां पे जो एक्सप्रेशन है मतलब वो क्लोनिंग मतलब एम्प्लीफिकेशन तो करेगा, एम्प्लीफिकेशन समझ आ रहा है ना, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कॉपीज तो बनाएगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तभी करेगा जब आप चाहोगे। अब आप सोचोगे कि हम चाहेंगे तो कैसे करेगा, क्योंकि उसमें एक सिस्टम आप डाल देते हो, स्विच डाल देते हो जिसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो याद रखना कि लैक प्रमोटर का। तो जो प्रोमोटर डाल रहे हो ना आप, वो इंड्यूसिबल प्रोमोटर कहलाता है। जैसे कि यहां पे देखो, इंड्यूसिबल प्रोमोटर मतलब ऐसा प्रोमोटर जिसको आप जब इंड्यूस करोगे तभी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, मतलब तभी वहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड होगा, डीएनए खुलेगा और एमआरएनए बनेगा। अगर आप इंड्यूस नहीं करोगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा और एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इस टाइप के वेक्टर को इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रमोटर यूज होता है वो इंड्यूसिबल प्रमोटर होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन वेक्टर है तो उसमें जो प्रमोटर है वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर होगा। तो इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन वेक्टर के प्रमोटर का एग्जाम्पल हो गया लैक प्रमोटर। लैक प्रमोटर कहां से ले गया? लैक ओपेरोन से, ओके, लैक ओपेरोन से। और यहां पर आप जो यूज करते हो वो यूज करते हो आईपीटीजी का एज एन इंड्यूसर, ओके, इंड्यूसिबल, यस, आईपीटीजी इसका यूज करते हो, राइट। दूसरा एग्जांपल है टेट ऑन सिस्टम, मतलब ऐसा प्रमोटर जो टेट्रासाइक्लिन डालने पे इंड्यूस हो जाए, ठीक है, टेट ऑन सिस्टम। तो 2 आपको यहां पर एग्जांपल याद रखने हैं, एक तो लैक प्रमोटर और एक टेट ऑन प्रमोटर। ये है इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन सिस्टम के एग्जाम्पल। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो टेट ऑन सिस्टम जो होता है उसमें जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या करता है कि जैसे ये आपका डीएनए है, थोड़ा सा इसको ध्यान समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएंगी चीज। और डीएनए पे आपका यहाँ पर ये प्रमोटर साइट है, ठीक है, ये है आपका प्रमोटर साइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहां पर आके आपका क्या बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यहां पर एक रिप्रेसर प्रोटीन बाउंड होता है, ये है आपका रिप्रेसर प्रोटीन, ओके। अब क्या होगा कि जब तक ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां से हटेगा नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप टेट ऑन सिस्टम यूज कर रहे हो, कौन सा? टेट ऑन, तो आप क्या करोगे, टेट्रासाइक्लिन यहां डालोगे, ठीक है, इकोलाई में मतलब कल्चर में डालोगे तो वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। और याद रखना, आप कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेनली जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं हम, टेट्रासाइक्लिन का एक डेरिवेटिव होता है जिसको डॉक्सीसाइक्लिन बोलते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, वो यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो आप डॉक्सीसाइक्लिन डालोगे, डॉक्स क्या करता है जाकर के यहां पर, ये मान लो डॉक्स है, तो ये डॉक्स जाकर ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से इस रिप्रेसर प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या होगा, यहां से निकल जाएगा। और जो आपका प्रमोटर है, प्रमोटर वो फ्री हो जाएगा, और उस प्रमोटर पे आके कौन बाइंड होगा? आपका आरएनए पॉलीमरेज, और
ट्रांसक्रिप्शन की गाड़ी चल पड़ेगी। सेम केस होता है यहाँ पे लैग प्रमोटर में। यहाँ पर रिप्रेसर होता है, जैसे आप आईपीटीजी डालते हो, आईपीटीजी डालकर रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होता है और फिर वो रिप्रेसर प्रोटीन वहां से हट जाता है और फिर क्या होता है उससे, हाँ हट जाता है और फिर क्या होता है कि पॉलीमरेज जाके उससे बाइंड हो जाता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाता है। तो ये इस टाइप के प्रमोटर को इंड्यूसिबल प्रमोटर और इस टाइप के वेक्टर को इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन वेक्टर। मतलब अब आप चाहते हो कि जो आपने प्लाज्मिड डाला है वो किसी स्पेसिफिक टिश्यू में जाकर के एक्सप्रेस हो, अगर आप यूकैरियोटिक सिस्टम में यूज करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर डालोगे जो पर्टिकुलर उसी टिश्यू में जाके एक्सप्रेस होगा और किसी में नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिवर के टिश्यू में एक्सप्रेस कराना चाहते हो तो जिस टाइप के जीन लिवर सेल में ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी का प्रमोटर आप डाल दोगे अपने जीन के साथ। तो जब वो लिवर सेल में जाएगा वो जीन, वो प्लाज्मिड, तभी वो एक्सप्रेस करेगा। तो इस टाइप के वेक्टर को टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं। अब ये तो हो गई टाइप ऑफ प्रमोटर। अब सोर्स ऑफ प्रमोटर के बेसिस पे भी एक्सप्रेशन वेक्टर 3 तरीके के होते हैं। अगर आप मेमेलियन सेल में एक्सप्रेस करवाना चाहते हो, मतलब ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल में, तो जो प्रमोटर है वो आप एनिमल का यूज करोगे, ह्यूमन का यूज करोगे, ठीक है। अगर आप ईस्ट के अंदर रेप्लिकेशन करवाना चाहते हो, क्लोनिंग करना चाहते हो, तो आप ईस्ट का प्रमोटर यूज करोगे। और अगर बैक्टीरिया यानी इकोलाई के अंदर एक्सप्रेशन करवाना चाहते हो या क्लोनिंग करना चाहते हो तो आप इकोलाई का प्रमोटर यूज करोगे। ओके तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर्स हो गए। आई होप आपको एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और भी बहुत सारी चीज समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट जरूर करना। आज का जो लास्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है वो शटल वेक्टर। शटल का मतलब भूल जाओ वेक्टर को। अभी शटल का मतलब क्या होता है, डेली लाइफ में शटल का यूज करते हैं जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो शटल का यूज करते हैं, कॉक। तो आप दो प्लेयर खेलते हैं, कभी कभी 4 भी खेलते हैं, तो बट शटल एक होती है और वो शटल इस पाले से उस पाले में, उस पाले से इस पाले में नाचती रहती है बेचारी। तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसा वेक्टर जो इकोलाई के अंदर भी रेप्लिकेट कर सके और ईस्ट के अंदर भी रेप्लिकेट कर सके, स्विच कर सके हम उसको जब मन करे तब। तो क्या हो रहा है, वो शटल हो रहा है। कभी हमने उसको उठा के इकोलाई में डाल दिया, कभी उसको उठा के हमने ईस्ट में डाल दिया। तो इस टाइप के वेक्टर्स को शटल वेक्टर बोलते हैं। शटल वेक्टर्स आर दैट carry origin of replication from 2 different hosts which enables them to shuttle between 2 hosts. Okay, प्राइमरी पर्पस क्या है, टू रेप्लिकेट इन 2 or more different host। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इस तरीके की जरूरत पड़ जाती है कि कुछ जीन्स आपको इकोलाई में एक्सप्रेशन करवाने हैं, कुछ ईस्ट में या मेमेलियन सेल में करवाने हैं, ठीक है। या क्लोनिंग आप चाहते हो कि इकोलाई में करो और एक्सप्रेशन आप ईस्ट में करवाना चाहते हो, तो आप एक्सप्रेशन सिस्टम ईस्ट वाला रखोगे और क्लोनिंग सिस्टम इकोलाई का रखोगे। बट क्लोनिंग सिस्टम जो ओरी है वो आपका दोनों का रहेगा, क्योंकि एम्पलीफिकेशन दोनों जगह होना है, ईस्ट में भी और इकोलाई में भी। तो आपका दोनों का सिस्टम उस शटल वेक्टर में होगा। मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसफर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, की एलिमेंट 2 ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, 1 फ्रॉम ईच होस्ट, सेलेक्टेबल मार्कर फॉर बोथ होस्ट, ताकि आप दोनों ही होस्ट में सेलेक्ट कर सको, एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, प्रमोटर सुटेबल फॉर ईच होस्ट, दोनों ही होस्ट में जो सुटेबल प्रमोटर्स है वो। साइज क्या होगा, ऑब्वियसली क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर के मुकाबले इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई अब इसको दोनों जगह काम करना है। अब होता है ना कि जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, जो वर्कर होता है उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है, ओके राइट। उसके बाद जो कॉन्ट्र मैनेजर होता है उसको मल्टीपल एम्प्लॉयज को मैनेज करना पड़ता है, और जो मालिक होता है हो सकता है उसकी दो से ज्यादा कंपनीज हो। तो जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं वो उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, और जब वो साइज बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखो इसका साइज बढ़ जाएगा, लार्जर, बिकॉज कैरीज रेप्लिकेशन एंड मार्कर इमेज फ्रॉम मल्टीपल होस्ट्स। तो ये था, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, YP24, PSV2, PSEP4 एंड PRS316। तो ये थे डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल वेक्टर्स। यहाँ पे ये लिस्ट दिखाई दे रही है, ये आपके लिए है, शॉर्ट में समराइज्ड डिफरेंस बिटवीन क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर एंड शटल वेक्टर। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा समझने में। किसी भी तरीके का डाउट आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि इस सीरीज में आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं उनको टच कर सकूं और आपकी चीजें क्लियर हो सके। तो हमने फर्स्ट स्टेप सेल लाइसिस, सेकंड स्टेप आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, थर्ड स्टेप एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, एंड फोर्थ स्टेप दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ प्लास्मिड। ये 4 स्टेप डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बारे में।
तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जरूर देख लेना, और भी चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए आपको बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ो, ख्याल रखो, चलो बाय बाय।